हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो है पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में भी, कि रेजिस्टेंस को सीरीज़ में और पैरेलल में जो जोड़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत बेसिक होने वाला है। आइए आज हम शुरू करते हैं पावर। तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन। अगर हम पावर को डिफाइन करें तो उसको हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ वर्क डन के रूप में। अब अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए वोल्टेज सोर्स को पर यूनिट टाइम कितना कार्य करना पड़ता है या एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, वही तो इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। तो पावर का मतलब हो गया रेट ऑफ वर्क डन, और फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए वोल्टेज सोर्स को पर यूनिट टाइम कितना कार्य करना पड़ता है या एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, वही इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। तो यहाँ पर बेसिक हो गया, आपको इसको समझ लीजिए। यहाँ पर एक हम सर्किट लेते हैं और सर्किट से हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं। बैटरी से जोड़ते हैं तो फिर हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी देते हैं, और भी देने की वजह से जो कार्य होता है उसको हम W/Q के रूप में लिखते हैं, और जो करंट है I = Q/T के फॉर्म में लिखते हैं। और इस सर्किट में अगर रेजिस्टेंस R जुड़ा हुआ है तो फिर हम इसके लिए लिखेंगे V = IR, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम IR के फॉर्म में लिखते हैं, और ये ओम्स लॉ में भी हमने इसको सीखा है। अब हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर का। तो इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम थोड़ा फिजिक्स का लैंग्वेज यूज करें, क्योंकि आप तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर बाय ए वोल्टेज सोर्स। तो इट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर बाय ए वोल्टेज सोर्स। तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन होता है। तो फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए वोल्टेज सोर्स को पर यूनिट टाइम जितना कार्य करना पड़ता है या एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, वही तो इलेक्ट्रिक पावर होता है। और अगर इसको हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसको क्या किया जाता है? तो सप्लाई किया जाता है कौन चीज़ के लिए? तो मेंटेन करने के लिए। कौन चीज़ मेंटेन करने के लिए? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर बाय ए वोल्टेज सोर्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि P, इसको अगर हम P से डिनोट करें तो P बराबर होगा W/T, या इसको हम लिख सकते हैं ΔV/T। तो P बराबर क्या हो जाएगा? QV/T, और इसको हम लिख सकते हैं V × I। तो इस तरह से V बराबर क्या हो गया? W/Q, और P बराबर क्या हो गया? VI। तो इस तरह से हम देखते हैं कि I का मान क्या होता है। तो अगर हम इसको पुट कर दें तो इस तरह से हमारा फार्मूला निकलेगा। जैसे तो P बराबर VI होता है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? V²/R, क्योंकि मतलब I का वैल्यू क्या हो जाएगा? I का अगर V बराबर IR होता है तो I बराबर V/R होगा। तो V × V/R तो बराबर हो जाएगा V²/R, और V²/R है तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा I²/R, I² × R। अब इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट होता है वाट, और कॉमर्शियल यूनिट की बात करें तो हॉर्स पावर, जिसको हम संक्षेप में HP लिखते हैं, और 1 HP बराबर होता है 746 वाट। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इट इज़ द टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट इन ए कंडक्टर बाय द वोल्टेज सोर्स। तो P बराबर क्या होता है? W/T, या इसको हम लिख सकते हैं ΔV/T। सो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम।
तो इस तरह से W बराबर हो जाएगा VI इंटू टी। तो W बराबर VIT हो गया। तो फिर ये बराबर हम लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू RT, और फिर इसी का को अगर हम तोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो इस तरह से हमारा फार्मूला आएगा V बराबर IR, और अगर मतलब W बराबर हो जाएगा हमारा फाइनली V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। और SI यूनिट की बात करें ये हो जाएगा जूल, और कमर्शियल यूनिट की बात करें तो हो जाएगा किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल। अब इसको समझ लेने के बाद अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर भी। तो इसमें हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो तरीका है, एक सीरीज कन्वेंशन और दूसरा पैरेलल कन्वेंशन। तो आप मान लीजिए कि हम 3 ठो रेजिस्टेंस लेते हैं, एक है हमारा R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3। ऐसे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका है V1, V2 और V3। तो ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। तो सीरीज कम्बिनेशन, इन सीरीज कम्बिनेशन द करेंट रिमेन सेम। तो ये हो जाएगा V बराबर V1 V2, V1 जोड़ V2 जोड़ V3। और एक चीज़ समझने वाली बात है, आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि 3 ठो रेजिस्टेंस है हमारा R1, R2 और R3। तो तीनों रेजिस्टेंस मिलकर के जितना काम करेगा उतना ही काम अगर एक रेजिस्टेंस करेगा तो इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 3 ठो रेजिस्टेंस जो है R1, R2 और R3, इसको अगर हम जोड़ देते हैं सीरीज में तो ये हो जाएगा हमारा RS से हम डिनोट करेंगे। तो तीनों जो रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, तो इसके लिए जो एक रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट, तो इसको हम RS से लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा फार्मूला बनेगा V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। अब V1 का वैल्यू कितना है IR1, V2 का IR2, V3 का IR3। तो इस तरह से V का और V का मान कितना है IRS। तो V जैसे V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3 हुआ, तो IRS बराबर I1 जोड़ IR1 जोड़ IR2 जोड़ IR3 हो गया। तो इस तरह से इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा सीरीज में RS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज मोर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। तो इसको समझने के लिए फिर हम 3 ठो रेजिस्टेंस लेते हैं R1, R2 और R3। और अगर तीनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं तो तीनों रेजिस्टेंस जितना काम करेगा उतना अगर एक रेजिस्टेंस कर रहा है तो हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर हम पैरेलल कन्वेंशन इसका कर रहे हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम I मतलब RP से लिखते हैं। अब हम यहाँ पर करंट का मान प्राप्त करते हैं ओम्स लॉ से। तो I1 आप देख रहे हैं 3 ठो रेजिस्टेंस है, पहले I करंट दे रहे हैं बैटरी से, और I करंट इस पॉइंट पर आकर के 3 भाग में बट रही है। एक हो गया I1, दूसरा हो गया I2 और तीसरा हो गया I3। तो I1 का वैल्यू हो गया V अपॉन R1, I2 का V अपॉन R2, I3 का V अपॉन R3। तो पैरेलल कम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा, I बराबर हम लिख सकते हैं I1 जोड़ I2 जोड़ I3। और अगर हम इसका वैल्यू पुट कर दें तो I का वैल्यू कितना है V अपॉन RP। RP मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया पैरेलल में। तो V बट्टे RP बराबर हो जाएगा V अपॉन R1 जोड़ V अपॉन R2 जोड़ V अपॉन R3। तो इस तरह से 1 अपॉन RP बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 जोड़ 1 अपॉन R2 जोड़ 1 अपॉन R3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस तरह से हम इसको पैरेलल और जो हमारा सीरीज कन्वेंशन है उसको हम समझे। तो याद क्या रखना है, अगर मतलब सीरीज में कन्वेंशन में 3 ठो रेजिस्टेंस को जोड़े हैं तो RS बराबर होगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3। और अगर हम पैरेलल कन्वेंशन में जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 जोड़ 1 अपॉन R2 जोड़ 1 अपॉन R3।
तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल को हम लोग समझे। और मेन जो याद रखना है कि अगर सीरीज में आपको 3 ठो रेजिस्टेंस है उसको कैसे हम जोड़ेंगे।